हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ अंतिश पे। आज का जो लेक्चर्स है वो हमारा 3 होने वाला है क्लास 11, जिस चैप्टर का नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि क्लास 11 जो चैप्टर्स हमारा है बायोलॉजी का, वो हमारा चैप्टर्स अध्याय 16 है। इस चैप्टर में हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। आज का इस लेक्चर हम लोग 3 करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक्स। तो उसका नाम आज का है वो है हमारे पास इस तरह का जो मूत्र निर्माण के हम लोग बारे में पढ़ने वाले हैं कि मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये हमारा टॉपिक है मूत्र निर्माण। तो चलिए देर न करते हुए एनसीईआरटी क्या बोलता है उनको समझते हैं, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। मूत्र निर्माण में मुख्य 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण यानी कि गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण, ये 3 प्रकार के हमारे पास प्रक्रियाएं हैं जो वृक्काणु में विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ के द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। कोशिका गुच्छ के द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, इसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब जो होती है रुधिर का 3 परतों से निस्यंदित यानी फिल्ट्रेशन होता है। ये 3 परतें हैं: गुच्छ की रक्त कोशिकाओं की आंतरिक उपकला, गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा आंतरिक उपकला और बोमेन संपुट की उपकला, तथा इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? इन दोनों के परतों के बीच में पाए जाने आधारीय झिल्ली पाई जाती है, यानी कि आंतरिक उपकला और बोमेन संपुट के बीच में आधारीय झिल्ली पाई जाती है। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु या पोडोसाइट कहलाती है। बोमेन संपुट की जो उपकला कोशिका होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं या पदाणु कहते हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होते हैं, जिसे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। जो छोटे छोटे जगह खाली रहते हैं उन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र कहते हैं, इस इंग्लिश में स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों में रुधिर इतनी अच्छी तरह छनती है कि जिसमें रुधिर का प्लाज्मा की प्रोटीन छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाती है, इसलिए इसे परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर यानी कि जीएफआर कहलाती है। वृक्क के द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर यानी कि जीएफआर का पूरा नाम होता है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट, इसे ही हिंदी में गुच्छीय निस्यंदन दर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होती है। गुच्छीय निस्यंदन दर की नियमन के लिए वृक्कों के द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण के द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संबंधी उपकरण अभिवाही या अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ सम्मिलित नलिका यानी कि डीसीटी की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। संबंधी उपकरण अभिवाही या अपवाही धमनिकाओं के संपर्क में स्थल पर दूरस्थ सम्मिलित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती है। गुच्छीय निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ कोशिकाओं के रेनिन के स्रवण के लिए सक्रिय करती है। गुच्छीय निस्यंदन दर में अगर गिरावट आ रही है तो वह किस चीज़ को प्रेरित करेगी? तो रेनिन के स्रवण को यानी कि रेनिन को सिक्रेशन के लिए सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। जो कि क्या करती है? वृक्कीय रुधिर का प्रवाह को बढ़ाकर गुच्छीय निस्यंदन दर को क्या करती है? सामान्य अवस्था पर लाती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की आकर्षित उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंदन को वृक्क नलिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिका अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरण के लिए निस्यंदन पदार्थ से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय के रूप में अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। और फिर चित्र हमारे 16.5 में दिया गया। फिर मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाओं निस्यंदन हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रवित करती है। नलिकाकार स्रवण की भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल पर आयनीय व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। ये जो हमारा टॉपिक था ये मूत्र निर्माण, ये हमारा
इसका 3 चरण था, जिसमें से पहला चरण जो था वह हमारे पास था गुच्छे निस्यंदन, दूसरा था पुनः अवशोषण और तीसरा था श्रवण। तो ये हमारा मूत्र निर्माण जो टॉपिक था एनसीईआरटी का, ये हमारा कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक से है, अगला जो टॉपिक से होने वाला है उस टॉपिक से का नाम है वृक्क नलिका के भागों के कार्य के बारे में अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।